तो अभी हम लोग बात करने वाले इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, टॉर्क का हम लोग वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्लिप। मतलब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये देखते हैं कि जो टॉर्क है वो किस तरीके से वेरी कर रहा होता है स्लिप के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू स्लिप, जो टॉर्क का जो वेरिएशन होता है स्लिप के रेस्पेक्ट में, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो टॉर्क है वो स्लिप के रेस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी कर रहा होता है। हमने इससे पहले बात किया स्लिप के बारे में भी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करती है टॉर्क, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, स्पीड इंडिकेट करती है इन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओरिजिन पर जो स्पीड है, जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाए तो जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ओरिजिन पर जो स्पीड है वो हमें क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। और जब स्पीड 0 होती है तो ऐसे केस में मोटर की जो स्लिप होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब स्पीड 0 होती है तो ऐसे केस में जो स्लिप होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इंडक्शन मोटर कितने स्पीड पर घूमती है, जो इंडक्शन मोटर है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती है। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने जो स्पीड जो कंसीडर किया है वो है सिंक्रोनस स्पीड। जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है तो जो स्लिप होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में होती है तो जो स्लिप होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर मोटर की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में NS के बराबर में, तो जो मोटर की जो स्लिप है वो कितनी है, वो है 0। सिमिलरली जब मोटर की स्पीड -NS के बराबर में होगी तो ऐसे केस में जो स्लिप है वो हमें कितनी मिलेगी, जो स्लिप है वो हमें मिलेगी 2। एक चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जब हम लोग प्रोसीड करते जाते हैं तो जो स्लिप होती है वो डिक्रीज़ करते जाती है। ओरिजिन पर हमें स्लिप कितनी मिल रही थी, एस की वैल्यू 1 मिल रही थी। यहाँ पर स्लिप की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोसीड करते जाए तो जो स्लिप होगी वो डिक्रीज़ करते जाएंगी। सिमिलरली ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करते जाए तो जो स्लिप होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। यहाँ पर हमें मिल रही थी स्लिप 1 और यहाँ पर हमें स्लिप कितनी मिल रही थी, 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लिप होती है वो इंक्रीज़ करते जाती है, और सिमिलरली ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो स्लिप होती है वो क्या होते जाती है, डिक्रीज़ करते जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का जो पैटर्न जो बनाया उसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया। ये है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ये हमने कुछ इस तरीके से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बनाया। तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का हमने जो पैटर्न जो बनाया ये हमने बेसिकली बनाया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। अब यहाँ पर ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का जो पैटर्न हमें जो मिल रहा है वो हमें ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूफ है। अभी अगर कोई पूछेगा ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से क्यों मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कि जो टॉर्क स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का जो पैटर्न होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। अभी वो मैथमेटिकल प्रूफ के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में अलग अलग रीजन के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग रीजन मतलब ब्रेकिंग रीजन, मोटरिंग रीजन, जनरेटिंग रीजन, अलग अलग रीजन में स्लिप कितनी होती है ये आपको पूछ लिया जाएगा। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में आपको पूछ लिया जाएगा स्लिप कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है, जो स्लिप है वो ये वाले डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती है और ये वाले डायरेक्शन में डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का पैटर्न मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें जो टॉर्क जो मिलेगा वो होगा स्टार्टिंग टॉर्क, और यहाँ पर हमें जो टॉर्क जो मिलेगा वो होगा मैक्सिमम टॉर्क। और ये मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग जो हमें जो स्लिप जो मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है वहाँ पर आपको मिलेंगी स्लिप जो कि होगी मैक्सिमम टॉर्क पर। हम लोग बोल सकते हैं स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो स्पीड जो कंसीडर किया ये है सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाया। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन के पहला वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटरिंग रीजन या फिर बोल सकते हैं मोटरिंग मोड। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन हमने जो कंसीडर किया ये डॉटेड लाइन के बाजू वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग रीजन या फिर आप बोल सकते हो जनरेटिंग मोड। ये जनरेटिंग मोड में आपकी जो इंडक्शन मशीन है जनरेटर के तौर पर काम करती है, और यहाँ पर ये वाले रीजन में आपकी जो इंडक्शन मशीन है वो मोटर के तौर पर काम करती है। और यहाँ पर ये जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रीजन जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग रीजन या फिर बोल सकते हैं ब्रेकिंग मोड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ब्रेकिंग मोड जहाँ पर मोटर पे लगेगा ब्रेक, यहाँ पर हमें मिलेगा मोटरिंग मोड, फिर यहाँ पर हमें मिलेगा जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड के केस में होगा क्या, आपकी जो मोटर होगी वो कैसी बिहेव करेंगी, जनरेटर के तौर पर बिहेव करेगी। हमें पता है जब हमारी मोटर जनरेटर के तौर पर बिहेव करती है तो ऐसे केस में जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है,
जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में आपकी जो मशीन है वो कैसा काम करती है, एज अ जनरेटर काम करती है। और जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है तो ऐसे केस में जो मशीन है वो मोटर के तौर पर काम करती है। कैसा काम करती है? मोटर के तौर पर काम करती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर हमें मिल रहा था स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क। और यहाँ पर ये NS, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का हमें जो रीजन जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन। नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में होता क्या है, जो स्लीप और जो टॉर्क है वो लीनियरली वेरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में अगर हम लोग देखें स्लीप और जो टॉर्क का जो वेरिएशन है वो कैसा है, वो है लीनियर। हमें पता है लीनियर वेरिएशन स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये जो स्लीप और जो टॉर्क का जो वेरिएशन है वो हमें कैसा मिल रहा है, लीनियर मिल रहा है कर्सर की टिप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया जा सकता है, सबसे पहले आपको ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि जो मोटरिंग मोड होता है, मोटरिंग मोड में जो स्लीप होती है वो कहाँ से कहाँ तक क्या एग्जिस्ट करती है। मोटरिंग मोड में जो स्लीप होती है वो 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। और जनरेटिंग मोड में स्लीप 0 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है, एंड सो ऑन। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पहला जो मोड है वो है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में जो स्लीप की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटरिंग मोड के केस में जो स्लीप की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जो स्लीप होती है वो 0 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है। और मोटरिंग मोड में जो इंडक्शन मशीन होती है वो मोटर के तौर पर काम करती है, और जो रोटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस स्पीड। मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पर हमने बात किया मोटरिंग मोड के बारे में, जिसमें जो स्लिप का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। और मोटरिंग मोड में जो रोटर की जो स्पीड होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में। अभी आ जाते हैं जनरेटिंग मोड के ऊपर। तो यहाँ पर ये जनरेटिंग मोड में होगा क्या, जो स्लीप होगी वो 0 के कंपैरिजन में कम होगी। जो स्लीप होगी वो कम होगी 0 के कंपैरिजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेटिंग केस में, जनरेटिंग मोड में जो स्लीप होती है वो 0 से कम होती है। यहाँ पर आप इसको कैसा याद रखोगे, जैसे कि हमें पता है जब हम लोग राइट हैंड साइड में प्रोसीड करते हैं तो जो स्लीप होती है वो डिक्रीज़ करती है। जब स्पीड NS होती है तो जो स्लीप होती है वो 0 होती है। तो जनरेटिंग मोड में जो स्लीप है वो 0 से कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जनरेटिंग मोड में जो स्लीप होती है वो 0 से कम होती है। और जो मशीन होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर कोई अगर जूनियर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटिंग मोड में जो स्लीप होती है, जनरेटिंग रीजन में जो मशीन की जो स्लीप होती है वो 0 से कम होती है, 0 से ज़्यादा होती है, 0 के बराबर में होती है। तो आप क्या लिखोगे, 0 से कम होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जनरेटिंग मोड में जो स्लीप होती है वो 0 से कम होती है, और जो मशीन होती है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है। और जब हमारी मशीन जनरेटर के तौर पर काम करती है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। एंड स्पीड ऑफ रोटर रिमेन ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। जो NR होगा वो NS के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी आ जाते हैं ब्रेकिंग मोड पर। ब्रेकिंग मोड के केस में होगा क्या, ब्रेकिंग मोड के केस में जो स्लीप होगी वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ब्रेकिंग मोड के केस में जो स्लीप होती है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें ओरिजिन पर मिल रहा था 1, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, ओरिजिन पर हमें स्लीप मिल रही थी 1, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्लीप है वो हमें मिल रही है 2। तो जैसे जैसे हम लोग ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करते जा रहे हैं तो जो स्लीप है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। और जो ब्रेकिंग मोड है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्लीप की जो वैल्यू होगी वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी फॉर ब्रेकिंग मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ब्रेकिंग मोड के केस में जो स्लीप होती है वो 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इन ब्रेकिंग मोड स्लीप इज़ ग्रेटर देन 1, स्लीप इज़ ग्रेटर देन 1 इन ब्रेकिंग मोड। और जो ब्रेक होगा वो अकर होगा हमारी इंडक्शन मशीन के ऊपर। ब्रेकिंग मोड में होगा क्या, ब्रेकिंग रीजन में होगा कि हमारी जो इंडक्शन मशीन है उस पर लगेगा ब्रेक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क हमें इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क के साथ एसोसिएटेड जो स्लीप होगी वो होगी स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, T सब्स्टिट्यूट में EM यह है क्या, ये है मैक्सिमम टॉर्क, और ये TST यह है क्या, ये स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये है क्या, ये है स्टार्टिंग टॉर्क, T सब्स्टिट्यूट में ST। अभी आ जाते हैं ये वाले रीजन के ऊपर, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन के ऊपर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में हो क्या रहा है, जो स्लीप और जो टॉर्क का जो वेरिएशन है वो कैसा है, वो लीनियर है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इन टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक इन लीनियर रीजन वेरिएशन ऑफ टॉर्क एंड स्लीप विल बी लीनियर, नॉन लीनियर। और ऐसा आपको और 2 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो हमें क्या पुट करना होगा, लीनियर। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के टाइम अगर मैं आपको बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, राइट।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर। दिस नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन इज ऑल्सो नोन एज लो स्लीप रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन को हम लोग लो स्लीप रीजन भी बोलते हैं। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन वेरिएशन ऑफ टॉर्क एंड स्लीप इज लीनियर। नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन में जो वेरिएशन होता है टॉर्क और स्लीप का लीनियर होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर रीजन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है मशीन का वो प्रोपोर्शनल होता है रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। अगर रोटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क। और ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है प्रोपोर्शनल होगा रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। रोटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, रोटर का रेसिस्टेंस अगर कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है, इसकी अगर हम लोग इन्वर्टेड कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो जो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग रेसिस्टेंस को अगर इंक्रीज़ करते हैं, रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बाय इंक्रीजिंग रोटर रेसिस्टेंस, रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करने पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ होगा। दिस कैन बी डन ओनली इन स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। ये हम लोग कर सकते हैं स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में। इससे पहले हमने बात भी किया था, नॉट इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, बिकॉज इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो रोटर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बिकॉज इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटर रेसिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट करेंगे स्पीड, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करेंगे, टॉर्क। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो स्पीड जो मिलेगी वो होगी सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ पर जो हमें जो स्पीड जो मिलेगी वो होगी मैक्सिमम स्पीड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड और यहाँ पर ये सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पर ये सिंक्रोनस स्पीड और यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड, दोनों के बीच में हमें जो रीजन जो मिल रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑपरेटिंग रीजन। ये ऑपरेटिंग रीजन होता है जिसमें जो मोटर होती है वो क्या कर रही होती है, ऑपरेट हो रही होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए इंडक्शन मोटर के केस में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था, एयर गैप अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, रिएक्टिव पावर बढ़ेगा, पावर फैक्टर कम होने लगेगा। सिमिलरली ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो वो प्रोपोर्शनल होता है रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के साथ। मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के साथ। अगर रोटर का लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होगा। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के साथ। रोटर का लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा तो स्टार्टिंग टॉर्क कम, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस कम तो स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है ओपन स्लॉट के केस में, जैसे कि हमने बात किया था। स्टार्टिंग टॉर्क मॉडरेट होता है सेमी ओपन स्लॉट के केस में, और जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है लो होता है क्लोज स्लॉट के केस में। तो ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जितना भी हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, रोटर रेसिस्टेंस इज इंक्रीज, अगर हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, देन स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेन डिक्रीज बट मैक्सिमम टॉर्क रिमेन कांस्टेंट। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें ये बोलता है, जैसे कि हमें पता है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होता है, तो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। मगर आपका जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो इंटैक्ट होता है, मैक्सिमम टॉर्क कॉन्स्टेंट होता है, मैक्सिमम टॉर्क पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, टू इंक्रीज द टॉर्क ऑफ मशीन एयर गैप शुड बी मिनिमम। जैसे कि हमने बात किया है, अगर मशीन का अगर हमें टॉर्क अगर ज़्यादा रखना है तो जो एयर गैप है वो कम होना चाहिए। ऐसा सब क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी का, इंजीनियरिंग सर्विस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ऐसा मतलब 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। आप अगर पेपर अगर चेक करो तो आपको आइडिया लगेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, टू इंक्रीज द टॉर्क ऑफ मशीन एयर गैप शुड बी मिनिमम। टॉर्क इंक्रीज करने के लिए जो एयर गैप है वो कम होना चाहिए। एयर गैप अगर कम होता है तो टॉर्क ज़्यादा होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो टॉर्क और जो स्लीप होती है वो एक दूसरे का फंक्शन होती है। जो टॉर्क और जो स्लीप होती है वो एक दूसरे का फंक्शन होती है। नोट दैट टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ स्लीप। जो टॉर्क है वो स्लीप का फंक्शन है। अगर मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क अगर इक्वल होते हैं, मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क अगर इक्वल होते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क के साथ एसोसिएटेड स्लीप और स्टार्टिंग टॉर्क के साथ एसोसिएटेड स्लीप, वो दोनों स्लीप भी बराबर में होना चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क अगर ये दोनों बराबर में होते हैं तो स्लीप एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम टॉर्क और स्लीप एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग टॉर्क ये भी बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क बराबर में तो दोनों की जो स्लीप है वो भी बराबर में होना चाहिए, राइट।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, अगर ये रोटर का रेसिस्टेंस अगर हम लोग वेरी करते हैं तो जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होता है वो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर रोटर के रेसिस्टेंस को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज मिलेगा, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में हमें चेंज मिलेगा, और जो टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टॉर्क इंडिकेट कर रही है, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, स्पीड इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रहा है मैक्सिमम टॉर्क, ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, मैक्सिमम टॉर्क आपको इंडिकेट कर रही है। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ओरिजिन से राइट हैंड साइड में प्रोसीड करते जाएंगे तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, और अगर हम लोग ओरिजिन की तरफ आते जाएंगे राइट हैंड साइड से तो जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करते जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने तीन रेसिस्टेंसेस कंसिडर करें, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम है, R2 रेसिस्टेंस ये मॉडरेट है, और जो R3 जो रेसिस्टेंस है ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस है रोटर का, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम रेसिस्टेंस है, तो इसके लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है, कर्सर की टिप, ये R1 रेसिस्टेंस के लिए हमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मिली कुछ इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें R2 रेसिस्टेंस, ये R2 रेसिस्टेंस के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है, R2 रेसिस्टेंस के लिए हमें कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है R2 रेसिस्टेंस के लिए। फिर ये R3 रेसिस्टेंस के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिल रही है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही है। यहाँ पर ये हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाया कौन से रेसिस्टेंस के लिए, R3 रेसिस्टेंस के लिए हमने कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बनाया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल रहा है मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क, और यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम टॉर्क है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है उसको हमने कंसिडर किया NS3। यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो है NS2। यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो है NS1। बहुत हद तक क्लियर है कि जो NS1 जो स्पीड है वो ज़्यादा है, उससे कम है NS2, उससे कम है NS3। तो जो NS1 जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम है NS2, और जो NS3 जो स्पीड है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग क्या समझे, कैरेक्टरिस्टिक से हमें क्या समझ में आता है। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था, अगर हम लोग रेसिस्टेंस को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इंक्रीज़ करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया, जब हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो जिस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा होता है तो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहला आ जाता है ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो मिनिमम है, मिनिमम रेसिस्टेंस है, मगर रेसिस्टेंस है जिसके वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो हमें कुछ इतना मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इतना गैप हमें जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें कुछ इतना मिला। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें NS1 जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमें NS1 स्पीड पर मिल रही है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो रेसिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज़ किया। रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करने की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो गया, जो कि हमें ये C2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो और इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर अगर आप ये गैप देखो तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो और इंक्रीज़ हो गया। ये C2 कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ कर गया। हमने रेसिस्टेंस को R2 किया, R2 रेसिस्टेंस R1 से ज़्यादा है, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ हो गया। स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ हुआ, मगर जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो जो स्पीड है वो कम हो गई, NS2 स्पीड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो रेसिस्टेंस है उसको हमने और इंक्रीज़ किया, रेसिस्टेंस को हमने R3 कर दिया, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो और इंक्रीज़ हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क और इंक्रीज़ हो गया, मगर जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिला वो जो स्पीड है वो क्या हो गई, वो कम हो गई, NS3 जो स्पीड है वो सबसे कम है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हो क्या रहा है, यहाँ से हमने ये सीखा, जब हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ करता है, मगर जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होता है वो जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। हमें मैक्सिमम टॉर्क कम स्पीड पर ही मिल जाता है, वी कैन गेट मैक्सिमम टॉर्क एट वेरी लेस स्पीड, जो कि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक से समझा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ रोटर रेसिस्टेंस इज इंक्रीज, रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ होगा, और जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो हमें मिलेगा लेस स्पीड पर, राइट। जब रोटर रेसिस्टेंस इज फर्दर इंक्रीज, रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग और इंक्रीज़ करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होगा स्टार्टिंग टॉर्क का वो तो इंक्रीज़ करेगा। आप स्टार्टिंग जो रेसिस्टेंस है आप उसको इंक्रीज़ करते जाओ, रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाओ, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। हमें पता है जो रोटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई मीन जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज़ होगा, रोटर के रेसिस्टेंस को कम करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। मगर रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करने पर स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज़ होगा, मगर जिस स्पीड पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा था वो जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, if rotor resistance is further increased then magnitude of starting torque will increase shown by C3 characteristic along with y-axis and maximum torque will appear at very less speed। अब ये पॉइंट को नोट डाउन करो, जब रोटर के रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करते हैं, एरो के ऊपर, एरो ऊपर जा रही है इसका मतलब इंक्रीमेंट, एरो नीचे जा रही है इसका मतलब डिक्रीमेंट। तो जब हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड होता है स्टार्टिंग टॉर्क का वो इंक्रीज करता है, मगर जिस स्पीड पर हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होता है वो जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, अगर लोड का टॉर्क अगर कांस्टेंट होता है देन स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेस एज रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर लोड टॉर्क अगर कांस्टेंट होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने पर मोटर की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर लोड टॉर्क अगर कांस्टेंट है, इफ लोड टॉर्क इज कांस्टेंट, तो रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने पर मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होने लगेंगी, डिक्रीज होने लगेंगी। तो इसको अगेन अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक से समझे तो यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने क्या किया, ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। पूरी कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने लाइन बनाया और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कांस्टेंट लोड टॉर्क हमें इंडिकेट कर रही है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पर आ रहा है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको नाम देते थे C1, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको नाम देते थे C2 और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको नाम देते थे C3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप, ये C1 कैरेक्टरिस्टिक, ये C2 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये C3 कैरेक्टरिस्टिक। C1 कैरेक्टरिस्टिक के लिए R1 रेसिस्टेंस, C2 कैरेक्टरिस्टिक के लिए R2 रेसिस्टेंस और C3 कैरेक्टरिस्टिक के लिए जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप ये कैरेक्टरिस्टिक को जैसे कि मैंने आपको बोला आप इसको इग्नोर कर दो, C1 C2 C3 जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट। ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलेगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है वो कम होगी, N2 जो स्पीड है वो कम होगी N1 के कंपैरिजन में, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड है N3 वो कम होगी, सबसे कम होगी। तो जो N1 है वो ज़्यादा है, N2 उससे ज़्यादा है, जो N1 है वो सबसे ज़्यादा है, N2 कम है और जो N3 है वो सबसे कम है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो N1 स्पीड हमें जो मिल रही है, ये जो N1 जो स्पीड हमें जो मिल रही है वो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मिल रही है, और ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक के लिए मिल रहा है कर्सर की टिप, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है R1 रेसिस्टेंस। इसका मतलब N1 स्पीड के साथ जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है R1 रेसिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, जो N2 स्पीड के साथ हमें जो रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो होगा R2 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये जो N3 स्पीड के साथ हमें जो रेसिस्टेंस जो मिलेगा वो होगा ये R3 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये R3 रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो कम है और जो N1 जो स्पीड है वो ज़्यादा है, राइट। R1 जो रेसिस्टेंस है वो लीस्ट रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर ये जो N1 जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो R1 जो रेसिस्टेंस है वो कम है और जो स्पीड हमें जो मिल रही है वो हमें ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए, जो रेसिस्टेंस है अगर वो कम होता है तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, अगर लोड टॉर्क अगर हमारा कांस्टेंट होता है तो। मगर अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर लोड टॉर्क अगर कम होता है तो ऐसे केस में रोटर का रेसिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाए तो जो मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होने लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो स्टेटर होता है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड होता है, डेल्टा में, स्टार डेल्टा में, और ऑप्शन दिए गए थे। नोट दैट स्टेटर ऑफ मशीन रिमेन इन डेल्टा कनेक्टेड ड्यू टू विच पर फेस वोल्टेज विल बी हाई। जो स्टेटर होता है मोटर का वो डेल्टा कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से जो पर फेस वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, और हाई वोल्टेज की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी हमें ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होना बहुत ज़रूरी है, और ऑब्वियसली हाई होता भी है, और यही रीज़न की वजह से जो स्लिप रिंग टाइप की 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यूज़ करते हैं, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रोटर रेसिस्टेंस इन एन इंडक्शन मोटर, हम लोग इंडक्शन मोटर में रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इंक्रीज़ करता है। हमें पता है जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल होता है रोटर के रेसिस्टेंस के साथ। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो अनअफेक्टेड होता है, ऑपरेटिंग स्पीड कम होती है, राइट, और जो करंट मोटर जो ड्रॉ करेगी वो कम होगा, और जो पावर फैक्टर होगा वो इम्प्रूव होने लगेगा। हमें इतना तो 3 पॉइंट तो पता है, हम लोग रोटर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे
स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, मैक्सिमम टॉर्क अनअफेक्टेड होगा, मगर जिस स्पीड पर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा होगा जो स्पीड होगी वो कम हो जाएंगी। सिमिलरली जब हम लोग स्टार्टिंग में रोटर के रेसिस्टेंस को हाई रखेंगे तो जो स्टार्टिंग का जो करंट होगा जो कि मोटर ड्रॉ करेगी वो कम होगा, स्टार्टिंग करंट कम होगा और जो पावर फैक्टर है वो भी इम्प्रूव होगा। एक और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। पावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग वाई एक्सिस पर कंसिडर करते हैं पावर, एक्स एक्सिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं स्पीड। और अगर अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें 3 रीजन मिलता है, ब्रेकिंग रीजन ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, ओरिजिन से एनएस के बीच में हमें मिलता है मोटरिंग रीजन, एनएस के बाद हमें मिलता है जनरेटिंग रीजन। जनरेटिंग रीजन में जो मशीन है वो जनरेटर के तौर पर काम करती है, मोटरिंग रीजन में जो मशीन है वो मोटर के तौर पर काम करती है, ब्रेकिंग रीजन में जो मशीन है उस पर लगता है ब्रेक। सिमिलरली अगर हम लोग ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, अपने ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये डिस्कशन करते हैं जब हम लोग इंडक्शन मोटर को लोड करते हैं, इंडक्शन मोटर को जब हम लोग नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन में लेके जाते हैं तो जो अलग अलग पैरामीटर की जो स्टडी है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट ऑफ वेरियस पैरामीटर। जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अलग अलग पैरामीटर का प्लॉट होती है। जब हम लोग इंडक्शन मोटर पर लोड लगा रहे होते हैं, इंडक्शन मोटर को जब हम लोग नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पर लेके जा रहे होते हैं, इन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वी प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ इंडक्शन मोटर। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग इंडक्शन मोटर के अलग अलग पैरामीटर को प्लॉट करते हैं जब हम लोग इंडक्शन मोटर को नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पर लेके जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में बात कर लेते हैं पावर फैक्टर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड कंडीशन में जो मोटर होती है उसमें 2 करंट फ्लो हो रहे होते हैं, मोटर 2 करंट कंज्यूम कर रही होती है। पहला जो करंट होता है वो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा जो करंट होता है वो होता है कोर लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो लोड करंट के केस में जो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है। हमें पता है मैग्नेटाइजिंग करंट रिएक्टिव पावर बढ़ाएगा, रिएक्टिव पावर बढ़ने की वजह से जो पावर फैक्टर है वो कम होने लगेगा। तो नो लोड कंडीशन के केस में जो इफेक्ट होता है मैग्नेटाइजिंग करंट का वो हाई होता है, जिसके वजह से जो रिएक्टिव पावर होता है वो हाई होता है और जो पावर फैक्टर होता है वो कम होने लगता है। जब हम लोग मोटर पर लोड लगाते हैं और जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिएक्टिव पावर है वो कम होने लगता है और एक्टिव पावर बढ़ने लगता है। हमें पता है जो लोड है वो एक्टिव पावर लेता है, एक्टिव पावर बढ़ने की वजह से होता है जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव होने लगता है। व्हेन लोड ऑन मोटर इंक्रीजेज, जब हम लोग मोटर पर लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो लोड होता है वो रियल पावर कंज्यूम करने लगता है, जिसके वजह से जो पावर होता है जो रिएक्टिव पावर होता है वो कम होने लगता है और जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव होने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडक्शन मोटर का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। तो जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का वो लैगिंग पावर फैक्टर पर चलता है। नोट दैट रोटर पावर फैक्टर रिमेन लैगिंग। रोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, वो लैगिंग होता है। तो यहाँ पर हमने बात किया पावर फैक्टर के बारे में। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का क्या होता है इंडक्शन मोटर के केस में। तो इंडक्शन मोटर के केस में होता क्या है, पहला जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है, फिर इंडक्शन मोटर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो गिरने लगेंगी। तो जो एफिशिएंसी होती है इंडक्शन मोटर की वो पहला इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर फर्स्ट इंक्रीजेस। जो एफिशिएंसी होती है इंडक्शन मोटर की वो पहला इंक्रीज़ करने लगती है, फिर उसके बाद जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज़ करने लगती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो पहले इंक्रीज़ करेंगी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंडक्शन मोटर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगी अपनी, फिर उसके बाद जो एफिशिएंसी होगी वो गिरने लगेंगी मोटर की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कब होता है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट नो लोड आउटपुट पावर रिमेन्स जीरो। नो लोड कंडीशन पर जो आउटपुट पावर होगा वो कैसा होगा, वो जीरो होगा, और जो मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, वो जीरो होगी। अगर आउटपुट पावर अगर जीरो होता है तो ऐसे केस में जो मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, वो जीरो होगी। जब हम लोग मोटर को लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, व्हेन मोटर इज़ कनेक्टेड विद द लोड देन मोटर स्टार्ट्स टू डिलीवर आउटपुट पावर। जब हम लोग मोटर को लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो मोटर है वो आउटपुट पावर डिलीवर करेंगी और जो एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी जब तक कि वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉस के बराबर में नहीं हो जाते हैं। और ये कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बराबर में हो जाएंगे तो ऐसे केस में जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसी होगी, वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद अगर हम लोग लोड को फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो कम होने लगेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इफ़ लोड इज़ इंक्रीज बियॉन्ड कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोड को अगर हम लोग फर्दर इंक्रीज़ करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन के बाद भी लोड इंक्रीज़ करते हैं, मतलब जो मोटर है वो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद भी जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो जो मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज़ करेगी।
मतलब यहाँ से हम लोग सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, जब हम लोग इंडक्शन मोटर पर लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। लोड को हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर लोड पर जो इंडक्शन मोटर होगी वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगी। फिर उसके बाद भी हम लोग लोड को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो लोड है उसको हम लोग कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अभी बात करते हैं इंडक्शन मोटर की स्पीड के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन लोड ऑन दी मोटर इंक्रीजेज, जब हम लोग मोटर पर लोड इंक्रीज़ करते हैं तो जो लोड टॉर्क होता है वो भी इंक्रीज़ होता है, और जो लोड टॉर्क होता है वो मोटर के रोटेशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग मोटर पर लोड लगाते हैं और जब हम लोग वो लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में होता है क्या, जो लोड टॉर्क होता है वो इंक्रीज़ करता है, जो लोड टॉर्क होता है मोटर के रोटेशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिसके वजह से होता है क्या, जो मोटर की जो स्पीड होती है वो कम होने लगती है। मगर ये जो मोटर की जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और यही रीज़न की वजह से जो इंडक्शन मोटर होती है वो हाईली एफिशिएंट होती है। इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं होता है। इसका मतलब मान लेते जो इंडक्शन मोटर है वो हमारी चल रही है 500 RPM पर, हमने मोटर पर लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से होगा क्या, लोड टॉर्क जनरेट होगा, और वो जो लोड टॉर्क होगा मोटर के रोटेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसके वजह से मोटर की जो स्पीड होगी वो कम होगी। मगर ऐसा नहीं कि जो मोटर की जो स्पीड है वो 500 RPM से, अगर मोटर 500 RPM पे चल रही है, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल, मोटर की जो स्पीड है उसमें जो डिक्रीमेंट होगा 500 RPM से 490 RPM या फिर मान लेते हैं 480 RPM तक की डिक्रीमेंट होगा। एकदम ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं हो जाएगा, 500 से 200 RPM पर नहीं आ जाएंगी इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन लोड ऑन दी मोटर इंक्रीजेज देन लोड टॉर्क विल ऑल्सो इंक्रीज एन अपोजिशन टू मोटर रोटेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, हेंस स्पीड ऑफ मोटर डिक्रीजेज फ्रॉम नो लोड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन के बीच में मोटर की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज करने लगती है। नोट दैट डिक्रीमेंट इन स्पीड विल नॉट दैट मच है, जो स्पीड में जो डिक्रीमेंट होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो जो टॉर्क होगा वो इंक्रीज़ होगा, टॉर्क इंक्रीज़ होने की वजह से स्लीप इंक्रीज़ होगी और जो मोटर की जो स्पीड है वो कम होने लगेंगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एट नो लोड टॉर्क ऑफ मोटर रिमेन लो, नो लोड कंडीशन पर जो मोटर का जो टॉर्क होता है वो कम होता है, क्योंकि नो लोड कंडीशन पर मोटर को चलाने के लिए जो टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है।